आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। तो मेरे चैनल पे जो भी PYQ है, BPSC हो, उत्तर प्रदेश PCS हो, RO हो, तो उसका अपना हैंड रिटन के साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया गया है। तो कृपया आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। और PDF आने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रू विक्ट्री मार्क PDF लिखेंगे तो आ जाएगा। तो 2024 PCS जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन इसको प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दूसरा रिपोर्ट है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, इसको तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको प्रकाशित करता है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, IMF। ठीक। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रकाशित करता है। और नेक्स्ट इसका है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये सही सुमेलित है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब कुछ और अन्य रिपोर्ट हैं उसको देखते हैं। जैसे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट है, ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, इसको इसलिए गया है क्योंकि इंटरनेट का आजकल बहुत यूज है। तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट एक्सेस नाउ, जो डिजिटल अधिकार समूह का एक संस्था है एक्सेस नाउ, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित की जाती है। और अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक 14वें नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम अनुसार इसको बताना है जो सरकार की प्रमुख योजनाएं थी। भारत का प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये आई थी 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में आई थी। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 को आई थी, वैम्बे। ठीक। तो इसका हमारा क्रम के अनुसार हो गया ना, 93, 95, 2000, 2001। तो ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं हम इसमें। तो जवाहर रोजगार योजना ये शुरू की गई थी 1989-90 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम बना मनरेगा एक्ट, ये 2006 में शुरू की गई। और इसका नाम शुरू में नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ, तो 15 अगस्त 2008 को। तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में चल रही थी और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
1995 में चल रही थी, तो इन दोनों को मिला के सबमर्ज कर दिया गया और बनाया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से। ठीक, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इन दोनों का शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को। ठीक, और प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को शुरू होती है। अब कौशल विकास योजना, तो इसमें अब प्रवासियों के लिए शुरू की गई प्रवासी कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017 से, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 शुरू की गई थी। ठीक, अब देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2020, कोरोना के टाइम ये आया था, गरीब कल्याण रोजगार योजना। ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी मई 2020 में। स्वावलंबनी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 7 फरवरी 2025 को मेघालय और असम की जो भी महिलाएं थी उनके लिए। ठीक, तो ये कौन जारी किया था स्वावलंबनी कार्यक्रम योजना, तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा। ठीक, स्वावलंबनी कार्यक्रम योजना। एक चीज आपने देखा इसमें कि जो भी योजनाएं रोजगार से रिलेटेड है, ये एक ट्रिक है या इसको आप समझ सकते हैं, आप खुद भी इसको समझदार है कि 2014 के बाद कोई भी रोजगार नाम से कोई भी योजनाएं नहीं आई है। इसको आप खुद भी सर्च करके देखिएगा। ठीक है, इसमें बस एक नाम आया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो जून 2020 में आई थी कोरोना के टाइम। ठीक, लेकिन जब 2014 के बाद कुछ भी आप देखेंगे तो कौशल विकास, ठीक है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, यही सब आई है। लेकिन 2014 से पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब रोजगार शब्द से बनकर आया हुआ है। तो इस ट्रिक को आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्री और पुस्तक के बारे में कुछ इसमें। तो मेडल, जो कुणाल मेडल थे, इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ये कुणाल मेडल की पुस्तक का नाम था। और हिर्समैन की पुस्तक का नाम था द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका स्ट्रेटेजी थी कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक असंतुलित विकास मॉडल दिया था हिर्समैन, जिनकी पुस्तक द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने असंतुलित विकास मॉडल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट थे अर्थशास्त्री है कार्डर, इनकी जो है पुस्तक का नाम है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स काम करते हैं कि इस फैक्टर्स पे काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बहुत फेमस पुस्तक है और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री और पुस्तकों का जो है सुमेलित है। अब कुछ अलग देखते हैं। प्रोफेसर रोस्टो की पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रोफेसर रोस्टो की ये पुस्तक है। और BH वेडन पावेल की पुस्तक का नाम क्या है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 PCS का। तो शहर दिया था और योजनाएं बनाए जाने की अवधि दी थी। तो कांचीपुरम ये बहुत प्राचीन शहर था, तो उसी टाइम इसकी योजनाएं बनी थी, इसको मैचिंग करना था, तो इसका प्राचीन काल हो गया। जैसलमेर ये सब मुगल काल, जो मध्यकाल था, इस टाइम ये था, तो ये मध्यकाल का ये शहर हो गया।
कोडाई कनाल जो है, इसमें जो भी ब्रिटिश, फ्रेंच, डच आए थे तो यहाँ अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाए थे, तो ये औपनिवेशिक काल का हो गया, यानी कि ब्रिटिश टाइम का हो गया कोडाई कनाल। ठीक। और भिलाई, तो भिलाई का डेवलपमेंट कब हुआ? स्वतंत्रता काल में, यानी कि आफ्टर स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि यहीं पे स्टील प्लांट बनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट, तो ये कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन में दिया था विश्व बैंक, आईएमएफ, तो ये नहीं करता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी नहीं करता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मान विकास पहल OPHI ये करता है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP करता है। तो ये एमपीआई कब से शुरू की गई है? तो एमपीआई 2010 से शुरू की गई है। ठीक। तो इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी, जो मजहूल हक थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और इंडिया के जो सेन थे, एसएन सेन अर्थशास्त्री, उनके द्वारा। ठीक। तो सर्वप्रथम 130 देशों की 1990 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें भारत की रैंक थी 94। 1990 में भारत की रैंक क्या थी? 194 थी, 94। कितने देशों में? तो 130 देशों में। 2025 में कितनी है? तो 130 रैंक है इंडिया की। कितने देशों में? तो 193 देशों में। ठीक। तो एसडीआई में 3 चीज मेजर करते हैं, क्या क्या? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय का सूचकांक। ठीक। अब क्या हुआ कि 1990 के बाद 2010 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसमें 3 नए सूचकांक और सम्मिलित किए गए। कौन कौन? तो वो है, पहला असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं IHDI। ठीक। और दूसरा था रिपोर्ट लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। और तीसरा था जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, जिसका हम अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है। तो इस तरह से 2010 के बाद 3 SDI में सूचकांक जो है प्रकाशित होने लगे। ठीक। और हमारे चैनल पर फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर टाइप करेंगे ट्रू विक्ट्री मार्क PDF, तो आ जाएगा। ठीक है चैनल, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन अगस्त 2019, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किला से इसकी घोषणा की थी कि जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री योजना जो योजना है ये LPG कनेक्शन से है, जिसका मई 2016 में बलिया डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, 1986 में ही हो गई थी। किसका? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की। ठीक। इसके बाद कुछ और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसकी शुरुआत 2001 में शुरू हुई थी। ग्रामीण भंडारण योजना 2002 से शुरू हुई थी। एक योजना बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, हरियाली योजना, जो क्या है कि जैसे वाटर मैनेजमेंट करना है और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना था, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। और APJ अब्दुल कलाम की एक योजना
थी रूरल डेवलपमेंट को PURA पूरा, ये भी 2003 में ही शुरू की गई थी। इनका मतलब था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही अर्बन जो सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया जाए, न कि शहर में दिया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम का वो व्यू था, जिसको हम पूरा स्कीम से लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक, एक नया स्कीम है, मतलब कि जल आपूर्ति कार्यक्रम, जैसे हमें स्वच्छ जल पीने के लिए, तो वो सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1972-73 में। तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1972-73 में। ठीक, उसके बाद वो स्कीम फेल हुआ, तो कुछ काम हुए, तो उसके बाद आए राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। फिर 1991 में आया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, 1991। इसके बाद जल जीवन मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को। तो ये सब पेयजल से संबंधित कार्यक्रम था, स्कीम था। ठीक, अब देखते हैं भारत निर्माण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2005 से होती है, भारत निर्माण कार्यक्रम की, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 से इसकी शुरुआत होती है। एक उज्ज्वला योजना आता है, जो वुमेन ट्रैफिकिंग या महिलाओं की जो है देख रेख सुरक्षा के लिए, वो स्कीम का नाम भी उज्ज्वला था। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, उज्ज्वला उज्ज्वला करके। ठीक, तो इसका 4 दिसंबर 2007 को ही शुरुआत हुई थी। ठीक, और जो एलपीजी कनेक्शन वाला है उसका 2016 से शुरुआत हुई थी। ठीक, अब एक कार्यक्रम आता है ग्रामीण सड़क विकास योजना विजन 2025। इसकी शुरुआत होती है 23 मई 2007 को। और एक आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 2001 को होती है। तो ये है विजन। ठीक है, यानी कि 2025 तक सभी ग्रामीण सड़क डेवलप कर लिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 23 मई 2007 को ही हुई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, काल क्रमानुसार बताना था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना 2015 में शुरू होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में होती है। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 22 नवंबर 2017 को होती है। अब इसको बंद कर दिया गया है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। अब ये मिशन शक्ति, जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत मिशन शक्ति शुरू की गई है। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाभार्थी का योगदान। पहला है स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या होता था, लाभार्थी से 55 रुपया से 200 रुपया के मध्य पर माह काटा जाता था उसके बैंक अकाउंट से, श्रम योगी मानधन योजना में। ठीक, ताकि वो बाद में पेंशन के रूप में उसको मिले। इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो 436 रुपया पर वर्ष इसमें देना था। ठीक है, इसको सुमेलित करना है, तो ऐसे सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। इसमें क्या है कि जो भी कम आय वाले लोग हैं, उनको एक्सीडेंटल बीमा 2 लाख तक का देने का प्रावधान था। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इसी दिन शुरू हुई थी, 9 मई 2015 को ही। ठीक, और इसमें था कि 20 रुपया प्रति वर्ष इसमें प्रीमियम काटता था। तो इसमें डेथ होने पर 2 लाख का पैसा मिलता था। ठीक, अब अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को होती है। तो इसमें क्या है कि
जो भी लाभार्थी या हितकारी हैं वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर 1,000 रुपया हर महीने अपना जमा कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आफ्टर 60 साल के बाद होने पर पेंशन मिलेगा। कोई 500 रुपये जमा करता है, कोई 400 जमा करता है, तो उसी के हिसाब से ये मिलेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2015 को। तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था योजना और कितना योगदान दे रहा है लाभार्थी वही, तो ये सब सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के स्तर, ये है हमारा कथन। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास का मतलब हुआ कि आपका समग्र विकास होना। ठीक, अच्छा जीवन स्तर हो गया, अच्छे से रह रहे हैं, तो ये आपका विकास कहेंगे। और कारण में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो विकास की पर्याप्त माप नहीं है। यानी कि अगर आय बढ़ रहा है, खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन स्तर पर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पर्याप्त विकास की माप नहीं है। आय बढ़ने से थोड़ी हो जाएगा कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा से खाना खा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकास के बारे में दोनों कथन आपस में रिलेट है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम बताना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। ICDS बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी 1999 शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा एक्ट है 2006 में आया था। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से सबके खाते खुले थे। ठीक, और एक नया है प्रधानमंत्री मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 शुरू हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में शुरू हुई थी उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो बेसिक शिक्षा सम्मिलित थी, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य ये भी सम्मिलित था, ग्रामीण सड़कें, आवास ये भी सम्मिलित था, लेकिन लघु उद्योग नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना नहीं लागू की गई थी। ठीक है, और एक है आदर्श जलाशय योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्कीम है। इसमें था कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक मुख्य जलाशय हो और उसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। इसको लागू हुई थी 15 फरवरी 2006 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी है अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, ना तो ये डेवलपिंग है और ना ही डेवलप्ड कंट्री है। ऐसे 2047 तक टारगेट है कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि जब शुरू में जब 1950 के बाद ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर और जो है गवर्नमेंट सेक्टर दोनों वर्चस्व, यानी कि दोनों कार्य करे अपने अपने क्षेत्र में, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहे। ठीक है, और जेमकिंस अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये रॉन्ग है, जेमकिंस नहीं है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, तो केवल ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं? कि राष्ट्रीय मुद्रा जो अपना इंडियन करेंसी है वो डॉलर जो है उसके अनुसार चेंज करना। यानी कि जो भी अब क्या है, डॉलर की मांग ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से अपना भी रुपया बढ़ता है घटता है। यानी कि अभी क्या हो गया है, $1 लगभग 86 रुपये के आसपास है। ठीक, लगभग 1947 में एक डॉलर
1 रुपये के आसपास था। तो ये क्या हुआ कि 1993 मार्च 1993 में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसी टाइम हुआ कि अब इंडिया भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि अपनी मुद्रा रुपया और बाकी विदेशी डॉलर, पाउंड, इसमें जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखा जाएगा। क्यों फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये विदेशी मुद्रा के जो भी मांग और उसके सप्लाई पर निर्भर करेगा। इससे पहले क्या था? तो 1993 से पहले भारत में मैनेज्ड फ्लोट जो है एक्सचेंज रेट था, यानी कि आरबीआई निर्धारित करती थी कि $1 बराबर 60 रुपया होगा या 50 रुपया होगा। लेकिन 1993 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया तो उसमें ये महत्वपूर्ण यही घटक था कि उस टाइम एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाए, यानी कि जो भी विदेशी मुद्रा है डॉलर, उसके जो भी मांग और आपूर्ति होगी उसी के ऊपर ही भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया भी बढ़ेगा या घटेगा। तो इसीलिए आप सुनते हैं कि $1 बराबर इतना हो गया, 86 रुपया हुआ, 85 रुपया हुआ, तो उसी पे निर्भर करता है। ठीक, कारण है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित होती है। नहीं, पहले होती थी 1993 से पहले जब मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट था तब। लेकिन 1993 के बाद जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हुआ है तो इसको केंद्रीय बैंक निर्धारित नहीं करती है। ये निर्धारित हमारा इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, एफडीआई करेगा, पूंजी प्रवाह कितना हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है या स्टेबिलिटी है, ब्याज दर हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, इस पे विदेशी मुद्रा की मांग निर्भर करती है। ठीक है, और जब विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति निर्भर करेगी उस पे राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रुपया भी डिपेंड करेगा। तो ये तीन चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा, रुपया, विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति और जो है ये व्यापार पूंजी प्रवाह, ये सब फैक्टर। ठीक है, अगर व्यापार ज्यादा हो रहे हैं, पूंजी प्रवाह एफडीआई ज्यादा हो रही है, मुद्रास्फीति, तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, उसी तरह से हमारी मुद्रा जो है और जो है उसका भी जो है $1 में 85 रुपये 86 रुपये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भारत में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सबको जो है लेन देन का, बैंकिंग क्षेत्र का सबको समझ होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया जा सकता है और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेने की भी जो है व्यवस्था, यानी कि कोई भी बैंक है जैसे एसबीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक हो गए एचडीएफसी वगैरह, तो उनका भी है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और शाखाएं खोलें, वहां पे भी लोगों के अपने अकाउंट खुलवाएं, लोन दें और बाकी जो भी लेन देन है वो करें। तो ये सब भारतीय मतलब इंडिया में वित्तीय समावेशन का ये सब क्या हो गया, कार्य हो गए। अब इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन देखते हैं, तो ये 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो इनका भंडारी जो समिति थे उन्हीं के आधार पे इसका गठन किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक, अब देखते हैं कुछ बैंक से रिलेटेड फैक्ट। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? इसमें वो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 को हुई।
अब भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो भारतीय द्वारा संचालित बैंक, तो इसमें कुछ विदेशी लोग भी होंगे, ठीक। तो भारतीय द्वारा संचालित बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था, और जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था ये पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है, 1894। अब क्या हुआ, इसमें शुरू में सीमा देयता के आधार पे जो लिमिट, जो लायबिलिटी होती है उसके आधार पर 1860 में एक अधिनियम द्वारा इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है। 1865 ईस्वी में अलायंस ऑफ शिमला बैंक 1881 में, ठीक है, और अवध कमर्शियल बैंक भी 1881 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद शुरू में ही, सबसे शुरू में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को जोड़ के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में एसबीआई बना, ठीक है। तो एडी गोरवाल समिति 1952 में कहे कि अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना दिया जाए। तो इन्हीं के कहने पे अब एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। कब? तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण होता है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये सहकारी बैंक के बारे में एक पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर की बैंक है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक, नाम से तो लगता है कि केंद्र स्तर पे होगा, लेकिन नहीं, ये जिला स्तर का सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। जैसे राज्य सहकारी बैंक होता है तो राज्य स्तर पर होता है, और जिला पे उसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक नाम है, ठीक है। प्राथमिक ऋण समितियां ग्राम स्तर पर होती है। तो ये सहकारी बैंक के 3 लेवल पे बैंकों का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 को होती है, ठीक। 1976 से आरबीआई से ये अलग हो जाती है। जब 1964 में आरबीआई बना था तो आरबीआई के अंदर में था, ठीक। नेक्स्ट बैंक देखते हैं भारतीय लघु विकास बैंक सीडबी बैंक। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1990 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है बहुत बार, इसका हेडक्वार्टर सीडबी का कहाँ है, तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एक था राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी 9 जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक। और भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है। अब नाबार्ड भी 82 में होती है, लेकिन 12 जुलाई 1982 को होती है नाबार्ड की स्थापना। बहुत बार ये पूछा जाता है किस समिति के आधार पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना, तो बी शिवरामन समिति द्वारा अनुशंसा की गई, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब ये किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा की गई, तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1981 में इसका नाबार्ड की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब होती है, तो 2007 में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में आता है, ठीक। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, मिशन के बारे में नहीं। जो 2007 में आता था वो मिशन था, लेकिन बीपीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या विस्तारित होगी। तो हाँ, इसके अंदर में इतने लोग आते हैं, लगभग 82-85 करोड़ है, ठीक। अब इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, हाँ, क्योंकि इसके अंतर्गत ही मिड डे मील ये सब योजनाएं चलती है, ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह
5 जुलाई 2010 को लागू हुआ था, तो नहीं, 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 5 जुलाई 2010 नहीं, 2013 को लागू हुआ था। ये 5 जुलाई 2013 को लागू हो गई थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन सितंबर में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने बाद प्रेसिडेंट इसको एसेंट किए थे, साइन किए थे, तब जाके ये पूर्ण रूप से अधिनियम बना था, लेकिन लागू हो गई थी 5 जुलाई 2013। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक पे भी 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। ठीक, तो कथन है मानव विकास सूचकांक एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। तो मानव विकास सूचकांक में भी होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम, इन पे ध्यान दिया जाता है, और एसडीजी में 17 गोल होते हैं, तो उनमें भी स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया है। तो दोनों क्या है, सकारात्मक संबंध है ही। एसडीआई में जो 3 उसमें कंपोनेंट है और एसडीजी के 17 कंपोनेंट है, इन्हीं पे तो काम किया जा रहा है कि राज्यों का डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, तो दोनों में सकारात्मक संबंध है ही, तो हमारा ये कथन क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, अब कारण कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो एसडीजी में तो स्वास्थ्य शिक्षा दिया ही गया है, क्योंकि स्वास्थ्य 3 नंबर पे है, शिक्षा 4 नंबर पे है, तो ये भी हमारा कारण भी सही है, यानी कि दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देखते हैं जो एसडीजी से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, सतत विकास लक्ष्यों से है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 जो सभी देशों के लिए टारगेट दिया गया लक्ष्यों को कि आप 2030 तक पूरा करें। तो पहला था लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, जीरो पॉवर्टी रखना है, पूरा विश्व से गरीबी खत्म कर दो। दूसरा है कि भूखमरी समाप्त कर दो, जीरो हंगर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबको बढ़िया से स्वास्थ्य रहना चाहिए, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। 5वें नंबर पे है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। 6वें नंबर पे है स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसी के अंतर्गत 6वें जो हमारा गोल है, इसी के अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और जो है स्वच्छता मिशन, ये सब शुरू की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि 1 नंबर गोल पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, या मैचिंग में दे देगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे गरीबी उन्मूलन, दूसरे नंबर पे भूखमरी, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य, चौथे नंबर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें पे समानता, क्या, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। तो 5वां और 10वां याद कर ले, क्योंकि 10वां भी असमानता को कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी करना है, इसमें जेंडर इक्वालिटी करना है, इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि सबके पास कुछ पैसा हो, ये नहीं कि एक लोग के पास पैसा हो। ठीक है, तो ये हो गया, 6 तक हो गए। 7वां में क्या है, सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, सोलर, ये सब 7वें गोल के अंतर्गत आ रहा है। 8वें में अच्छा कार्य आर्थिक विकास, 9वां में उद्योग, और 10वां तो बता ही दिए, असमानता, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11वां टिकाऊ शहर, स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत आएगा। 12वां में उपभोग उत्पादन। 13वां बहुत बार पूछता है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्य किसमें आता है, क्लाइमेट एक्शन, तो 13 नंबर पे आता है। और 2, 14, 15 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। 14 मने पानी के नीचे के जीवन के बारे में, और 15 मने भूमि पर जीवन के बारे में। पहले पानी 14 नंबर, जैसे मछली हो गए, कोरल्स हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक, और 15 नंबर भूमि पर जीवन, बाकी जो होते हैं शेर, चीता, ये सब बाकी सभी लोग हो गए। ठीक, और 16 और 17 क्या कह रहा है कि शांति, न्याय सब जगह होना चाहिए भाई।
ठीक। और 17 नंबर का है भागीदारी करेंगे पार्टनरशिप, तभी तो ये 16वां गोल प्राप्त होगा। तो सभी देशों की इसमें भागीदारी होना चाहिए, ये नहीं कि हम जो है स्वच्छ ऊर्जा 7 नंबर पर कार्य कर रहे हैं, भारत पूरा सोलर पैनल लगा रहा है, अब बाकी दूसरी कंट्री आस पड़ोस वाले कहेंगे हम कोयले जला के पूरा प्रदूषण फैलाएं, तो कोई भागीदारी हुआ नहीं तो फायदा होगा नहीं। आप स्वच्छता फैलाएं, दूसरे लोग वो कर लें। ठीक है, तो इस तरह से SDG का गोल्स हुए, आप याद भी हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो होता है, नेशनल जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो क्या हुआ कि जो एक ट्रिप्स संस्था है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, 1994 में बनी थी। तो इसी का अनुसरण करने के लिए कि जैसे एडिसन बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाया तो ऐसा है कि उसको जान लेगा, बाकी लोग भी बनाने लग ही जाएगा, तो भाई उसकी भी तो कुछ बौद्धिक क्षमता का कुछ संरक्षण होना चाहिए। तो उसी के कुछ संरक्षण के लिए ये सब आई थी कानून, ताकि अगर हम कुछ नया चीज इन्वेंशन कर रहे हैं, जैसे बुक है, कोई बुक छप रही है और उसका फोटो कॉपी सब बेचने लगे, तो भी कॉपीराइट्स के अंदर आएगा, तो भी रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है। ठीक है, तो भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2016 12 मई 2016 में इसको अपनाया गया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को। ठीक, तो पहले इस नीति में क्या है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कानून बने हैं उसको ये तो लागू करेगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। दूसरा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, यानी कि जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है ये भारत के अंतर्गत देखता है। ठीक है, कि हमको इस चीज का हम बनाए हैं, तो भाई ये हमको इसका भाई वो देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमारा ये। ठीक है, तो इस चीज को बताया गया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क। और ये उत्तर प्रदेश PCS का जो भी PYQ है 2024 से पहले, तो उसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो कृपया जाकर वहां से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश PCS के जो भी क्वेश्चन PYQ हुई है उसको सब्जेक्ट वाइज जो 2024 के उससे पहले सभी का हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसमें रखा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप जाकर वहां से मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ट्रू विक्ट्री मार्क। तो हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश RO 2023 यानी कि जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, जो निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया, उसका हम अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन देखते हैं और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश बजट से पूछा गया था क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में पूछा गया था, लेकिन 23-24 का नाम हम इसमें सम्मिलित किए हैं उत्तर प्रदेश बजट नया वाला जो 2025-26 का है, जो जो जिसका पहला स्टेटमेंट है बजट का आकार। ठीक, तो बजट का आकार कितना है, तो बजट का आकार का मतलब होता है कि बजट में जितना खर्च करने का प्रावधान होता है वही बजट का आकार होता है, यानी कि हमें खर्चा कितना करना है वही बजट का आकार बोलते हैं, साइज ऑफ बजट। ठीक है, तो इस साल 2025-26 में हमको खर्च करने का है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31
मार्च 2026 के बीच हमको खर्च करना है, यानी कि बजट का आकार कितना है, तो 8,08,736.06 करोड़ रुपया है। ये प्रस्तावित है कि हमें इस साल में इतना खर्च करना है। दूसरा स्टेटमेंट था कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट कितना है, तो ये लाख रुपया में दिया हुआ था, ठीक, और बजट का आकार करोड़ रुपया में दिया है, तो लाख रुपया में किया था 91,300, एक मिनट, तो 91,39,980 लाख रुपये। अगर करोड़ में कहा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 91,399.80 करोड़ रुपया। इसका हमें राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डिफिसिट। तो ये कितना है, पूरा जीएसडीपी का, जो स्टेट जीडीपी होता है, उसका 2.97% प्रस्तावित है, ठीक है। इससे ज्यादा हमको फिजिकल डिफिसिट इस साल नहीं होना चाहिए। तो कुछ फैक्ट है इसमें कि हम 2024-25 यानी पिछले साल की बजट देख लें, तो यूपी का पिछले साल का बजट का आकार था 7,36,437.71 करोड़ रुपया, ठीक। राजकोषीय घाटा था करोड़ में, ठीक है, ये करोड़ में है, ये था 86,530.51 करोड़ रुपये, ठीक है। अब देखते हैं भारत का बजट, जो भारत सरकार का बजट का आकार कितना है, तो 50 लाख, और यूपी का कितना था 8 लाख, ठीक है। ये 50,65,345 करोड़ रुपये जो है 2025-26 का बजट का प्रस्तावित है। इसका राजकोषीय घाटा कितना है, तो 15,68,936 करोड़ रुपया, यानी कि जितने हमारे देश का जीडीपी है उसका 4.4% रखना है राजकोषीय घाटा को, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ये प्रस्तावित है बजट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरओ का जो कैंसिल पेपर हुआ था 2023 वाला, अब प्रस्तावित है 27 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और इसको काल अनुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक सजाना है, ठीक। तो पहला था इसमें, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में संपन्न हुई थी, तो 1972 और 1973 में, ठीक। और कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में होती है। तो ये क्रम के अनुसार भी है, 1774, 1956, 72, 73, फिर 75, ठीक। अब इसमें हेडक्वार्टर CIL कोल इंडिया कहाँ है, तो कोलकाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। तो ये कोल के बारे में दिया था, तो शायद इस बार पूछ दे स्टील के बारे में, तो कुछ स्टील का भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने लिख रखा है। तो सर्वप्रथम बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको की स्थापना कुल्टी व बर्नपुर पश्चिम बंगाल में कब होती है, 1870 ईस्वी में होती है। बड़े पैमाने पर जो है टिस्को द्वारा जमशेदपुर में जो है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है स्टील का, ठीक है। तो कब शुरू होता है, तो 1907 ईस्वी से। और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, इसकी स्थापना 1919 में होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब हो रही है, 1923 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई स्टील प्लांट की भद्रावती में क्या नाम था, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है। अब क्या होता है, सेल
की स्थापना होती है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1974 में होती है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में होती है कोलकाता में, लेकिन ये असफल हो जाती है। तो 1853 में सफल होती है, बम्बई में इसकी स्थापना होती है CN देवर द्वारा। ठीक, और कागज का उद्योग सर्वप्रथम 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में होती है। उसी तरह से चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार में होता है, लेकिन यहाँ पे चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ होती है? प्रतापपुर जो है देवरिया में, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जूट की सर्वप्रथम 1855 में रिसरा, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक, सीमेंट की तो 1904 में होती है चेन्नई, और एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में होती है JK नगर में। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना 1981 में होती है। कब होती है? 1981 ईस्वी में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, उसके बाद था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना, तो इसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब होता है? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को। ये भंडारी समिति की अनुशंसा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में होती है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण आता है, ये इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 15 अप्रैल 1980 से। ठीक, नेक्स्ट बैंक का राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन समिति के अनुशंसा पे। ठीक, अब इसका हम डिटेल जो बैंकिंग से है, उत्तर प्रदेश PCS 2024 के जो भी PYQ है उसमें इसको अच्छे से व्याख्या किए हुए हैं। ठीक, आप वहां उस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा बैंक की स्थापना कब हो रही है? 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक की स्थापना। अब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समितियां, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ समितियां बनी थी। इसे MN गोईपुरिया समिति, इसकी स्थापना क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्राहक सेवा में सुधार किया जाए, कस्टमर केयर सर्विस को। नेक्स्ट समिति है ए घोष समिति, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए, जो भी फ्रॉड होता है ना बैंकों में, उसको रोकने के लिए एक समिति बनी थी। YV रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था के सुधार के लिए बनी थी। दीपक पारिक समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार के लिए दीपक पारिक समिति बनी थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बैंकों में जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए दीपक पारिक समिति बताती है। ठीक है, इसके बाद नायक समिति है अगला, तो किस लिए थी? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है SS तारापुर समिति, ये विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन, जो कन्वर्टिबल एक्सचेंज था उसको समिति ये थी तारापुर समिति, इसकी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है RV गुप्ता समिति, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु RV गुप्ता समिति थी। D सुब्बाराव समिति थी, किस लिए? तो D सुब्बाराव समिति थी मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह। दामोदरम समिति बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। नरसिंहम समिति 2 बनती है, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। पहली नरसिंहम समिति मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे
तो उस टाइम गठित हुई थी 14 अगस्त 1991 को। दूसरी नरसिंहम समिति का गठन होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, 1998 में गठित होती है। ये दोनों समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु थी। अब बैंकिंग लेन देन में PIN का क्या अभिप्राय है? तो PIN का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से था, ठीक है। उसी तरह से ATM हो गया, तो इसका भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और स्विफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश RO जो कैंसिल हुआ था उसमें आया था। ये मतलब एक अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में कुछ आ जाएगा। उसके आधार पर हम इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं नया नया, तो उसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद ही वो समझ में आ जाता है। तो इसमें था कि मर्केंटाइल टर्नओवर, स्कंद आवर्त, मर्चेंटाइल टर्नओवर, इसमें क्या होता है? मर्चेंटाइज इसको बोलते हैं, मर्चेंटाइज टर्नओवर, स्कंद आवर्त। तो इसको होता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेची गई वस्तु की लागत और जो एवरेज स्टॉक है उसका रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है? मर्चेंटाइज टर्नओवर, स्कंद आवर्त, ठीक। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है? तो करंट एसेट, कितना एसेट है कंपनी के पास, चालू संपत्ति, और कितना दायित्व है, करंट लायबिलिटीज, इसकी रेशियो क्या कहेंगे? चालू अनुपात, ठीक है। इसमें करंट करंट दोनों आ रहा है, इसमें करंट है, ठीक है, तो ऐसे भी मैचिंग कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परख अनुपात। तो इसका है लिक्विड एसिड्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो एसिड टेस्ट रेशियो ये टेस्ट है, तो लिक्विड टेस्ट करते हैं, ठीक है, तरल संपत्ति और चालू दायित्व, इसका हो गया। और चौथा था कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सकल विनियोजित पूंजी। तो इसके बारे में दिया हुआ था, तो ये इसके बारे में नहीं था, ये गलत था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ये। तो इसका मतलब था, जो ये दिया गया है रेशियो, इसका मतलब ये होता है कुल संपत्ति बटा विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल। इसको कह सकते हैं ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटा कुल संपत्ति, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा टोटल एसेट्स को जो होता है कुल संपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैचिंग था, ये कुछ हटके ही क्वेश्चन दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मुरादाबाद के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे इसको बोलते हैं क्या? ब्रॉन्ज सिटी, ब्रास सिटी, ब्रॉन्ज नहीं ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। वहां पे जो है हस्तशिल्प बर्तनें ये सब पीतल की बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट, ये पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, उत्तर भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। यस, ये भी पहला ही था, ठीक। तो SEZ जो मुरादाबाद में बना था वो 2003 में बना था। कहाँ पे? तो पाकबरा डिंगरपुर रोड पे बना था, पाकबरा डिंगरपुर रोड पे बना था, ठीक है। तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं, ठीक।
अब एलॉय होता है ब्रास। तो ब्रास किस किस से मिलकर बनता है? तो कॉपर। कॉपर जो तांबा होता है 70 से 80% होता है, और जिंक होता है 20 से 30%। तो इसको मिला के क्या बनाएंगे? ब्रास। तो ब्रास बनेगा, इससे बर्तन, ज्वेलरी ये सब बनेगा। ठीक, वही इससे मिलता जुलता है ये एक ब्रोंज। तो ब्रोंज में कॉपर की मात्रा बढ़ा देते हैं 80 से 95%। टीन जो होता है, टीन एसएन 20 से 15% मिलाते हैं तो ब्रोंज बनता है। तो ब्रोंज जो मोहनजोदड़ो में मूर्ति मिली थी, ब्रोंज की ही मिली थी। ठीक है, तो मूर्ति, स्कल्पचर्स, क्वाइंस, सिक्के, ये सब ब्रोंज से बनाए जाते हैं। और ब्रास से क्या बनाए जाते हैं? बर्तन, ज्वेलरी, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है फैक्ट। भारत में एसीजेड की प्रथम स्थापना कब हुई? तो उस टाइम उसको बोलते थे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड बोलते थे। ठीक, ये एशिया का फर्स्ट ईपीजेड था जो 1965 में बना। कहाँ? तो गुजरात के कांडला में बना था। ठीक, अब क्या हुआ, सन 2000 में भारत में एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत विदेश व्यापार नीति के तहत की गई। किसके तहत? विदेश व्यापार नीति के तहत की गई थी सन 2000 में। ठीक, अब क्या हुआ, 2005 में अधिनियम पारित किया गया है, एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम पारित कब हुआ? 2005 में। अब इसको लागू कब किया गया? 10 फरवरी 2006 से स्पेशल इकोनॉमिक जो अधिनियम है लागू कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह से नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ने पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये जीएसटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो आईटीसी फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा था, आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुएं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी का मतलब ही क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती, कर योग्य आपूर्ति, यानी कितने पर टैक्स देना है। ठीक, गैर कर योग्य आपूर्ति ये नहीं होता है, टैक्स जरूरी होता है, कोई भी चीज बनाने पर टैक्स लाना जरूरी है। तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा यही। ठीक, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगी? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलती है जो जीएसटी पे करता है और क्लेम करता है डिडक्शन का। ठीक है, जब फाइनल आउटपुट टैक्स होता है। इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे आप कोई कार है तो कार पे एक जीएसटी बनती है, उससे पहले क्या होता है, जो उसकी बॉडी स्टील की बनी होती है, तो जब खरीदेगा कंपनी स्टील तो उसको भी जीएसटी देगा। फिर मान लो कि उसने एसी लगवाया तो उस पे भी जीएसटी देता है। उसके बाद मान लो कि उसके बाद उसने जो है म्यूजिक सिस्टम लगवाया तो उस पे भी वो जीएसटी देता है। तब क्या होता है कि 3 जगह जीएसटी दिया ही है और आउटपुट में भी जीएसटी हो गया, तो ये तो डबल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिलेगा जो इनपुट में जो भी दिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर हम 100 रुपये का स्टील बॉडी लगवाए, 120 का एसी लगवा दिए, 80 रुपये का म्यूजिक सिस्टम, टोटल कितना आएगा? 300 रुपये। ठीक, अब आउटपुट टैक्स में के टाइम मतलब फाइनल कार बन जाती है तब क्या होता है? 450 रुपये टैक्स होता है जीएसटी। तो इनपुट टैक्स इसमें कितना हुआ? 450 माइनस 300 करेंगे तो 150, यानी कि 150 रुपये ही जीएसटी हुआ। तो ये 300 क्या हुआ? 300 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ व्यापारी का। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है। तो यही कह रहा है स्टेटमेंट कि आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती, कर योग्य आपूर्ति। तो भाई जिसमें कर दिया जा रहा है ना जीएसटी, स्टील पे, एसी पे, म्यूजिक सिस्टम पे। ठीक, तो गैर कर योग्य आपूर्ति पर तो दिया नहीं जा रहा है। उसके बाद शून्य रेटेड आपूर्ति पर भी दी जाती है। ये मान लो इसमें कोई भी प्रोडक्ट लगाया इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इको फ्रेंडली है तो इसको शून्य रेटेड आपूर्ति में रखते हैं। ठीक,
तो उस पे भी आईटीसी लगता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गैर कर की वजह से ये रॉन्ग हो गया, नहीं तो ये हटा देने पे क्या हो गया, ये सही हो जाता। ठीक, तो इस तरह से स्टेटमेंट पहला सही हुआ, दूसरा रॉन्ग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में स्थित था, प्रारंभ में चीनी उद्योग था। ठीक, दूसरा कह रहा है कि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, यानी कि समय, ठंडा कम पड़ता है तो पेराई कम ही टाइम में होता है। ठीक है, उद्योगों को असंतोषजनक अवस्थापना, जो भी चीनी मिल लगता है तो बढ़िया से लग नहीं पाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, चीनी उत्पादन में समस्या होती है। तो यस, हमारा जो दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक, अब क्या होता है, भारत में प्रथम चीनी मिल कब खोली जाती है, 1903 में, देवरिया प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब इसी से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग, ये 1935 ब्रिटिश टाइम में ही गन्ना विकास विभाग बनता है। फिर क्या बनता है, शुगर फैक्ट्रीज एक्ट आती है, 1938 में आती है। ठीक, कभी कभी पूछ जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो 1903 देवरिया में। अब तो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं ना, तो सभी स्टेटमेंट जो भी फैक्ट है याद करना जरूरी है। ठीक, अब जैसे उत्तर प्रदेश प्रथम चीनी उत्पादन में इसका स्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटक और चौथे तमिलनाडु, पांचवे बिहार। ये गन्ना उत्पादन के लिए, गन्ना। ठीक है, गन्ना उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटक, चौथे तमिलनाडु, पांचवे नंबर पे बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द है मेगापोलिस। तो मेगापोलिस सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो इसका प्रयोग जीन गाटमैन ने किया था। ये अमेरिकन जो अर्थशास्त्री थे, मेगापोलिस का। इसका मतलब होता है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है, इसके जगह मेगापोलिस उस टाइम बोलता था, यानी कि क्लस्टर्स ऑफ सिटीज। जैसे एनसीआर में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, तो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ सिटीज है। तो टोटल एनसीआर को क्या बोल देंगे, मेगापोलिस या मेगापोलिटन सिटी बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है, 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। ठीक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना 1874 में। ये तो सुमेलित हो गया, यानी बैंक की स्थापना से एक से दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आए हैं, वहां मैंने बैंक के बारे में डिटेल बताए हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट है। भारत में बैंकिंग संकट कब आया था, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी दौरान 1913-17 के बीच जो हुआ था, बैंक में क्या आया था, बैंकिंग संकट आया था। ठीक, अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या है, स्थापना होती है 1770 में, सबसे पहले स्थापना हुई, लेकिन ये असफल हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है, देश में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित बैंक कौन कौन से थे, यानी कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद ही चली, तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसकी स्थापना होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में होती है, और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में होती है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, MPEDA। ठीक, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, MPED की स्थापना 1972 में हुई थी, जो 24 अगस्त को हुई थी। ठीक, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक, इसके जगह क्या होना चाहिए, कोच्चि केरल। MPED की हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि केरल में है। अब क्या है
कि इसका व्यापार संवर्धन कार्यालय जो है कहाँ कहाँ है, तो टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि शुरू में एमपीईडी क्या था, शुरू में एमपीईडा जो था पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद थी, जिसकी स्थापना 1961 में हुई और 1972 में एक्ट आया अधिनियम, तो उसके तहत एमपीईडे का स्थापना 1972 में 24 अगस्त को की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजनाएं प्रारंभ, इसको मैचिंग करना था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसका प्रारंभ हुआ था 2020 में। मुस्कान स्कीम ये 2022 में आई थी, जबकि ऑप्शन में 2021 था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड ही था, लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया। ठीक, मिशन इंद्रधनुष 2014 में आई थी, जो टीकाकरण से रिलेटेड था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आई थी। कुछ अन्य योजनाओं को देखते हैं। आयुष्मान भारत, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना कहते हैं, मार्च 2018 में आई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आई थी, कोरोना के बाद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक, प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई थी 19 फरवरी 2019 को आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ अलग ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा है आरओ में, तो इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग भाई तो बिजनेस में होता है, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, कथन। ठीक है, कारण कह रहा है कि लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो करता ही है, कितना हम टैक्स दिए, जीएसटी दे रहे हैं, कितना हम उसका मतलब कि हमारा बकाया है, कितना सामान बिका, तो ये दोनों भी जो है करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, ये भी एक तरह का अच्छा एक क्वेश्चन है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो कथन है सही है। कारण क्या कह रहा है, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो ये गलत है, अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देना चाहिए। मान लीजिए हम आपसे कोई कांटेक्ट किए, तो कांटेक्ट में ये बात हुई कि हम आपके साथ काम करेंगे, बाद में है कि हम नहीं किए, तो नहीं किए मतलब कांटेक्ट हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया। अब थोड़े है कि लीगल है कि आप कांटेक्ट तोड़ रहे हो तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक अच्छा व्यापारिक संबंध में एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक एक शर्त है। ठीक है, मैंने कि एक शर्त अनुबंध है ना, तो उसमें क्या है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक शर्त होना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट में भी नुकसान में भी, तो शर्त हो गई। ठीक है, बाद में वो उसको छोड़ भी सकता है, तो इस छोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका क्षतिपूर्ति करे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रीजन था, कारण था, वो गलत था। तो इस तरह से हम जो भी आरओ एआरओ का कैंसिल पेपर हुआ है उसका हम व्याख्या के साथ कुछ फैक्ट के साथ इसको प्रस्तुत किए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।